मैं उत्तरी कनाडा में रहने वाला 38 वर्षीय पुरुष हूँ। यह तब हुआ जब मैं 36 साल का था। यह 2 साल पहले की बात है। मैं कई अन्य केबिनों के साथ एक काफ़ी बड़े केबिन में अकेला रहता था। हमारा छोटा शहर बहुत शांत है और हर कोई हर किसी को जानता है। भले ही हम जंगल के बीच में रहते थे, मैं हर समय कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा और शिकार करने जाता था। मेरा छोटा भाई उत्तर में बस कुछ ही घंटों की दूरी पर रहता था और हम अक्सर इस तरह की चीज़ें एक साथ करते थे। हमने सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले आखिरी बार शिकार पर जाने की योजना बनाई थी। जब भी मैं लंबी यात्राओं पर जाता था तो अपने पड़ोसियों को बता देता था ताकि वो मेरे घर और हर चीज़ पर नज़र रख सकें। इसलिए सोमवार शाम को मैंने उन्हें बताया कि मैं जा रहा हूँ और अगली सुबह मैंने अपना बैग पैक किया और उत्तर की ओर चल दिया। यह देर से शरद ऋतु थी, इसलिए जाहिर तौर पर ठंड हवा और बर्फबारी थी। मैंने कुछ दिनों के लिए बाहर रहने की योजना बनाई थी। हालांकि मैं और मेरा भाई 1 या 2 दिन के लिए शिकार पर जाना चाहते थे। लगभग आधे रास्ते में बर्फबारी शुरू हो गई। यह किसी भी तरह से असामान्य नहीं था, लेकिन सड़क पर कुछ और मिनटों के बाद छोटी संकरी सड़क पर बर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जमा होने लगी। मैं लगभग 20 मिनट की दूरी पर था जब दुर्भाग्य से बर्फ की परत मेरे टायरों के नीचे खिसक गई, जिससे ट्रक सड़क के किनारे कई इंच बर्फ में जम गया। बर्फीले मौसम में ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ कि खुद को इससे बाहर निकालना आसान नहीं होगा। बेशक मैंने तुरंत ट्रक को बाहर निकालने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था। टायर बिना किसी घर्षण के घूम रहे थे, इसलिए मैंने अपनी भारी जैकेट पहनी और ये देखने के लिए बाहर चला गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। सड़क थोड़ी चढ़ाई वाली थी, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई थी और बर्फ अभी भी गिर रही थी। अपने ट्रक के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसे अकेले बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। मैं वापस अंदर गया और सोचने लगा। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मदद के लिए अपने भाई को बुलाने से काम नहीं चलेगा, लेकिन मैंने फिर भी उम्मीद करते हुए एक मैसेज भेजा। मेरे पास वास्तव में केवल 2 ही विकल्प थे, या तो इंतज़ार करना और आशा करना कि कोई गाड़ी से आएगा और मदद करेगा, या तो बाहर निकल जाऊं और अपने भाई के पास शहर तक पैदल चलकर जाऊं, जिसमें लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। मुझे पता था कि सड़क पर चलना मुश्किल है और मदद के लिए किसी के आने की संभावना कम थी। सूरज अभी भी निकला हुआ था और मुझे चिंता थी कि अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मैं ठंडी रात के दौरान विशाल खाली जंगल के बीच में फंस सकता हूँ। इसलिए मैंने चलने का फैसला किया। मैंने अपनी राइफल अपनी कमर पर रखी, मैंने पिस्तौल पकड़ ली और अपने बैग में से सब कुछ खाली कर लिया जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस सड़क के साथ चलना था, इसलिए खो जाने की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन ठंड में फंसना मेरे लिए चिंता का विषय था। सड़क पर बर्फ अभी तक बहुत मोटी नहीं थी और 30 मिनट चलने के बाद बर्फ हल्की होने लगी। चलते समय मैंने वास्तव में केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचा कि स्थिति कितनी अजीब थी और मैं कितना बदकिस्मत था। लेकिन इस बेचैनी ने जल्दी ही गहरा रूप ले लिया। जब मैं मोड़ के आसपास सड़क पर चल रहा था तो मैंने सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ देखा। जैसे ही मैं करीब आया तो मुझे एहसास हुआ कि पेड़ की जड़ सड़क के किनारे थी जिस पर मैं चल रहा था। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कैसे इसे साफ सुथरा काटा गया था। यह स्पष्ट रूप से जानबूझकर कुल्हाड़ी या आरी से काटा गया था। मैंने तुरंत बर्फीले जंगल में घबराहट के साथ अपने चारों ओर देखा। इसके पीछे कुछ भयावह इरादा था। यह महज कारों को पलटने के लिए मजबूर करने वाली कोई घटिया शरारत हो सकती है, या यह लोगों को लूटने का प्रयास हो सकता है, या इससे भी बदतर। मुझे ये भी नहीं पता कि यह हाल ही में किया गया था या नहीं। मैंने चलना जारी रखने का फैसला किया, लेकिन मुझे बहुत देर हो चुकी थी। वहीं रुक जाओ, अचानक एक आदमी मेरे पीछे से चिल्लाया और मुझे इंतजार करने के लिए कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गिरे हुए पेड़ के ठीक पास 2 शिकारी खड़े थे। उनके कंधों पर लंबी राइफलें बंधी हुई थी और वो अपने हाथ ऐसे हिला रहे थे जैसे मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हो।
मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि क्या करूँ। तभी एक आदमी फिर से चिल्ला रहा था और पेड़ हटाने में मदद मांग रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब मैं इधर उधर देख रहा था तब ये दोनों कहाँ थे। शायद वो मुझे छुप कर देख रहे थे और मैं कार भी नहीं लाया था, तो उन्हें किस चीज़ की मदद चाहिए थी। मैंने अपनी गति पकड़ी और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। गिरने वाली बर्फ से उनकी आवाज़ें अस्पष्ट होने से पहले वो पूरे 1 मिनट तक चिल्लाते रहे। आखिरकार मैं सुरक्षित रूप से अपने भाई के घर पहुंच गया और हम गिरे हुए पेड़ और अजीब शिकारियों की रिपोर्ट करने के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर गए। मेरे ट्रक को वापस लाने में मेरी मदद करने के लिए अगले दिन एक ऑफिसर भी हमारे साथ आया। दुर्भाग्य से खिड़कियां टूट गईं और मेरे ट्रक की सारी सामग्री लूट ली गई। इतने वर्षों तक उस कठिन परीक्षा के बारे में सोचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे इसका बहुत अच्छा अंदाज़ा है कि क्या हुआ था। सबसे स्पष्ट बात यह है कि उन्होंने शायद सड़क पर पेड़ काट दिया ताकि वो सुनसान सड़क पर गुजरने वाले लोगों को लूट सके, या शायद उनके साथ और भी बुरा कर सके। मेरा अनुमान है कि वो शायद गहरे जंगल में छिपे हुए थे और उन्होंने अपनी ओर आ रहे एक वाहन की आवाज़ सुनी और तभी उन्हें बाहर आने और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ने का एहसास हुआ। मैं वास्तव में भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं सड़क के किनारे फंस गया था और मुझे दूर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इसने मुझे संभवित रूप से और भी अधिक भयानक और खतरनाक मुठभेड़ से बचा लिया। मैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एक कस्बे में पला बड़ा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, तेजी से शहरीकरण के कारण पेड़ों के कुछ ही हिस्से बचे थे। मुझे उन पेड़ों के बीच से चलना पसंद नहीं था, क्योंकि वो मुझे हमेशा एक अजीब एहसास देते थे। लेकिन हमारी गली से कहीं भी जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता वही था, जो सड़क के अंत से घरों के पीछे और जंगलों से होकर जाता था। जब मैं इस रास्ते से गुजरता था तो मेरा दिल हर समय धड़कता था, लेकिन जब मेरी माँ मुझे कुछ खरीदने के लिए दुकान पर भेजती थी या जब मुझे पैदल स्कूल जाना होता था तो मुझे हमेशा जंगल से होकर जाना पड़ता था। मेरा बड़ा भाई मुझसे लगातार कहता था कि जंगल में आत्माओं का साया है, क्योंकि वो जानता था कि मैं उनसे कितना डरता हूँ। सर्दियों में जब हम स्कूल से घर आते थे तो लगभग अंधेरा हो जाता था। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को डराने के लिए पेड़ों के पीछे छिप जाते थे और पैसे या कभी कभी उनका सेलफोन भी मांगते थे। एक छोटा बच्चा होने के नाते ये मेरे लिए बहुत डरावना था। चूँकि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, इसलिए पिछले साल जब मैं अपने पुराने घर वापस गया तो मुझे जंगल से कोई डर नहीं था। कुछ दिनों बाद भारी बर्फबारी होने लगी। मैं अपने पड़ोसी के कुत्ते लेब्राडोर को उसी रास्ते पर घुमा रहा था जिस रास्ते पर हम जंगल से आते जाते थे। रास्ते की शुरुआत में मैं तस्वीर लेने के लिए रुका। जैसे ही मैंने कैमरे को फ्रेम करने की कोशिश की, दूर से एक चीख सुनकर मैं उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो बच्चे आसपास खेल रहे हो, इसलिए मैंने अपना काम जारी रखा। हालांकि मैं चलने का पूरा आनंद ले रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी थी और मेरे पास पड़ोसी का कुत्ता भी था, इसलिए मैं मुड़ने ही वाला था कि तभी मैंने कुछ तेजी से हमारी ओर आते हुए सुना। हम कुछ देर के लिए जंगल में नज़रों से ओझल हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुख्य सड़क पर तेज गति से चल रहा हो। मुझे नहीं पता कि छिपने का विचार मेरे मन में क्यों आया। रास्ते से पूरी तरह हटकर झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपने से पहले मैं एक पल के लिए रुका। मुझे लगता है कि मुझे इस बात की भी चिंता थी कि अगर किसी चोर की नज़र मेरे कैमरे पर पड़ी तो मैं आसान निशाना बन सकता हूँ। जब मैंने कुत्ते का पट्टा खींचा तो कुत्ता झिझका, लेकिन फिर वो ठीक समय पर तेजी से मेरे पीछे झाड़ियों में चला आया। जैसे ही एक आदमी रास्ते से कुछ ही फीट की दूरी पर आया, मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना सिर कुत्ते के सिर पर रख दिया। मैं वास्तव में उसे करीब से नहीं देख सका, लेकिन मैं ये समझ सकता था कि वो काली टोपी और भूरे रंग की जैकेट पहने एक लंबा आदमी था जो तेजी से चल रहा था। वो थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था और अजीब तरह से इधर उधर देख रहा था। उसके दोनों हाथ और मुट्ठियां बंधी हुई थी। भगवान का शुक्र है कि आदमी के जाने के बाद कुत्ता शांत रहा।
एक बार दृश्य से गायब होने के बाद कुत्ता और मैं फिर से रास्ते में दाखिल हुए और घर वापस जाने से पहले मैंने कुछ और तस्वीरें लेने का फैसला किया। जब हम वापस जा रहे थे तो एक शोर मचाते हुए हेलीकॉप्टर ने पूरी शांति भंग कर दी। मैं इसे तब तक स्पष्ट रूप से नहीं देख सका जब तक हम पेड़ों से बाहर और घरों के पीछे नहीं थे। वहां मैंने एक पुलिस विमान को पास के पेड़ों के आसपास चक्कर लगाते देखा। बिना किसी घटना के मैं कुत्ते को अपने पड़ोसी के पास वापस ले आया। मैंने अगली सुबह तक जंगल में जाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, जब तक कि मेरी माँ ने सुबह का समाचार चालू नहीं किया, जिसमें बड़ी खबर ये थी कि पुलिस उस आदमी की तलाश कर रही थी जिसने पिछली रात एक सुनसान सड़क पर 2 महिलाओं की हत्या कर दी थी, जिनमें से एक बच गया था। उन्होंने जो रास्ता बताया था वो उस जंगल से जुड़ा हुआ था जिस पर मैं चल रहा था। हत्यारे को लंबा बताया गया था और उसने गहरे रंग की जैकेट के साथ काली टोपी पहनी हुई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक हत्यारे को उसके अपराध स्थल से भागते हुए देखा था। अच्छा हुआ कि हम सही समय पर झाड़ियों में छुप गए, वरना पता नहीं क्या होता। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में कभी कैंपिंग के लिए नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि जब मैं 18 साल का हुआ तब भी उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों करते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। ये तब की बात है जब मेरे माता पिता डेटिंग कर रहे थे। उन्होंने मिशिगन के जंगल में कैंपिंग के लिए जाने का फैसला किया था। मेरी माँ के चाचा के पास वहाँ कुछ केबिन थे, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि केबिन में रहना वास्तविक कैंपिंग के रूप में नहीं गिना जाता है, इसलिए वो एक तंबू और कुछ सामान्य कैंपिंग गियर लेकर आए। लेकिन मेरी माँ अभी भी केबिन के करीब रहना चाहती थी। केबिनों के चारों ओर तेजी से घूमने के बाद वो एक छोटी सी सड़क पर चले गए और वहां से वो सड़क से इतनी दूर चले गए कि वो किसी की भी आवाज़ नहीं सुन सकते थे, लेकिन इतनी दूर भी नहीं कि वो खो जाएं। मेरे माता पिता ने कैंप लगाया और झील में तैरे। कुल मिलाकर उनका दिन बहुत अच्छा रहा। हालांकि अपने डेरे पर वापस जाते समय उन्होंने पेड़ों में एक बड़ी काली चीज देखी। वो रुक गए और चुपचाप उसे देखने लगे। ये एक भालू था जो बस इधर उधर घूम रहा था। उसने मेरे माता पिता की ओर देखा। कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। मेरे पिताजी ने कहा कि वास्तविक जीवन में इसे देखना अजीब था और ये चीज़ कम से कम 180 किलोग्राम बड़ी थी। मेरे माता पिता ये सुनिश्चित करने के लिए पीछे मुड़कर देखते हुए चले गए कि ये कुछ नहीं करने वाला है, और भालू भी थोड़ी देर तक उन्हें घूरता रहा, जो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सामान्य नहीं है, लेकिन उतना अजीब भी नहीं है। रात हुई। मेरे पिताजी ने आग जलाई और रात का खाना पकाया। उन्होंने मुझे बताया कि यही वो समय है जब चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। बाद में उस रात जब वो अपने तंबू के अंदर बात कर रहे थे तो उन्होंने बाहर हलचल सुनी। वो चुपचाप वहाँ बैठे ये सुनने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या हो सकता है। कदमों की आवाज़ बड़ी लग रही थी और किसी इंसान के कदमों की तरह नहीं लग रही थी। वो और भी करीब आती गई जब तक कि उन्होंने एक धातु के खाना पकाने वाले बर्तन को बड़े धमाके के साथ बाहर ज़मीन पर गिरने की आवाज़ नहीं सुनी। तब ऐसा लगा मानो वो बर्तन में बचा हुआ खाना फेंकने से पहले उसे खाने की कोशिश कर रहा हो। अचानक सन्नाटा छा गया और भारी कदम अब तंबू के करीब आ गए। अचानक दुर्गंध आने लगी। पहले तो मेरे माता पिता ने अनुमान लगाया कि ये एक बड़ा जानवर, एक भालू है जो जोर जोर से सांस ले रहा है। फिर उसने अपने विशाल पंजों से तंबू को हिलाना शुरू कर दिया। मेरे माता पिता पूरे समय बिल्कुल चुप रहे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक उसने तंबू पर अपने पंजों से आक्रामक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया और उसके ऊपरी हिस्से को काटना शुरू कर दिया। बाद में विशाल भालू को जंगल में भागने से पहले कुछ और मिनटों के लिए कैंपिंग वाली जगह के आसपास घूमते हुए सुना जा सकता था। वो पूरी रात जागते रहे और सुबह होते ही चले गए। मेरे पिताजी ने बताया कि वो कितने भाग्यशाली थे कि भालू ने वास्तव में उन पर हमला नहीं किया। इस प्रकार के भालू आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते हैं, लेकिन ये घटना इतनी डरावनी थी कि उस मुठभेड़ के बारे में सुनने के बाद
मैं कभी भी कैंपिंग करने के लिए जंगलों में नहीं जाना चाहूँगा।